हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह एनसीईआरटी क्लास 6 जिसका नाम है, दोस्तों अगर हम देखें तो हमने जो क्या है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट करी थी जिसका नाम है हमारा पृथ्वी हमारा आवास। इसमें दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चैप्टर नंबर 7 जिसमें दोस्तों हमारा देश भारत इसका क्या है नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका? हमारा देश भारत। इसका दोस्तों ये क्या है टॉपिक का नाम है जो क्या है क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 ही है। ठीक है, इसमें इसलिए मैंने यहां पर ये जो मैप लगा रखा है क्योंकि हम इसमें क्या है इंडिया के बेसिक चीजों के बारे में यहां पर हम देखेंगे, इसलिए जिससे क्या है हमें इसको समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए क्या है मैप क्या काफी क्या रहेगा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने पास जो एटलस होती है, ठीक है, उसको लेके बैठे। मैं हमेशा से कहता हूं कभी भी जब आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए चाहे वो कोई सी भी ज्योग्राफी हो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कुछ भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, पर आपको क्या है अगर आप एटलस लेके बैठेंगे तो आपको इंडिया के एक एक जो बेसिक पॉइंट्स है वो आपको क्या है पता रहेगा। जैसे कि आप अगर देखो कन्याकुमारी का है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, स्थल पर, ठीक है, ये याद रखना है कहां पर? स्थल पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो कौन सा है? ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो इसलिए आपको क्या है कैसे पता चलेगा इंदिरा पॉइंट कौन सा है? तो आपको याद रहेगा ये क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अगर कन्याकुमारी देखोगे तो यहां पर है ये बिल्कुल लास्ट में कन्याकुमारी। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा सबसे दक्षिणतम बिंदु। देखो ये, ठीक है, ये है कन्याकुमारी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। सबसे उत्तरी बिंदु देखें तो सबसे कौन सा है? यहां पर आप देखोगे इंदिरा कॉल सबसे दक्षिणतम। तो इस तरह का ये क्या है पूरा मैप है जिसमें आप क्या है आसानी से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहते हैं उन्हें याद करेंगे। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए इसका इंट्रोडक्शन में दिया है हमारा देश भारत। इसे मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनको हर एक बार की तरह क्या है यहां पर नोट करना आप स्टार्ट करेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में इसका विस्तार ऊंचे हिमालय के शिखरों से क्या है घिरा हुआ है। जो उत्तर में यह है हिमालय, वह क्या जो भारत है वह क्या उत्तर में हिमालय के जो विशाल पर्वत है उनसे घिरा हुआ है। इसलिए सबसे पहले इंट्रो में ही बताया कि भारत के सब उत्तर में कौन सी चीज है, तो उत्तर में क्या है विशाल हिमालय स्थित है। ठीक है, जो हमें याद रखना है कहां से लेकर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेते हुए कहां तक जाता है हमारे अरुणाचल प्रदेश से क्या चला जाता है नीचे। ठीक है, नीचे की तरफ टर्न हो जाता है। जब मैंने उसे ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो उसे मैं अलग बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है इसे पूरा देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है सबसे उत्तर में क्या है हिमालय स्थित है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि पश्चिम में अरब सागर। पश्चिम में ये क्या है यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहता है अरब सागर। और ठीक है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पूर्व ये है तो यहां पर ये क्या है बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसे क्या कहा गया है बंगाल की खाड़ी कहा गया है। ठीक है, उत्तर में क्या हो गया हिमालय, पश्चिम में हो गया ये अरब सागर, ठीक है, पूर्व में क्या हो गया बंगाल की खाड़ी, और क्या है दक्षिण में अगर देखें तो इन्होंने लिखा है दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीपों के तटों पर लहराते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर बताया गया है कि भारत का जो स्थल आकृति है वह क्या है किससे घिरी हुई है। अगर हम देखें तो उत्तर में क्या है यहां पर यह हिमालय से घिरा हुआ है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पश्चिम में क्या है अरब सागर, दक्षिण में देखें तो यहां पर क्या है आपके लिए हिंद महासागर मिलेगा, और क्या है पूर्व की तरफ देखें तो पूर्व की तरफ आपको बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये क्या है भारतीय प्रायद्वीप है। भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, यहां पर बताया कि भारत का जो क्षेत्रफल है, पहला पॉइंट लिख लीजिए क्षेत्रफल। ठीक है, कितना बताया है 32.8
लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका यहां पर क्षेत्रफल बताया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत का ठीक है, कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है, अर्थात यहां से लेकर ये क्योंकि पुरानी है तो यहां अगर हम देखें सबसे ऊपर से लेकर इंदिरा कॉल से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है, यहां ये पूरा सीधे उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आप जब चलेंगे तो मैंने बताया था ये इस प्रकार से क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये क्या होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो इन्हीं क्रम में जो दूरी है वह क्या बताइए, यहां पर इन्होंने 3200 किलोमीटर क्या बताइए, ये जो दूरी है ये क्या बताइए, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इन्होंने कहा है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, ठीक है, कहां तक, पश्चिम में कच्छ के रण तक जो क्या है क्षेत्र है, इसकी जो इन्होंने लंबाई बताई है वह क्या बताई है, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई बताई है वह लगभग क्या बताई है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, क्या बताई है, 2900 किलोमीटर की लंबाई है। तो ये सीधे सीधे यहां पर काफी एग्जाम्स में डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर से इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वह कितनी है, तो वह लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दक्षिण में आप देखोगे तो कहां से है, यहां दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के रण तक की जो दूरी है वह लगभग 2900 किलोमीटर की है। ठीक है, तो ये यहां पर बताया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पहाड़ी सतह, ठीक है, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अगर भारत को देखोगे तो कहीं पर क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, मतलब उत्तर में देखोगे तो ऊंचे पहाड़ मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बीच में पठार मिलेंगे, जैसे यहाँ छोटा नागपुर का पठार आपको देखेंगे तो कई जगह आपको पठार मिलेंगे। ठीक है, यहां पर भी आपको, ठीक है, पठार मिलेंगे। इसके बाद जो क्या है, उत्तर प्रदेश, लगभग उत्तर प्रदेश बिहार वाला ये क्षेत्र है, तो इसे क्या कह दिया गया, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो इस तरह से जो भारत को हम देखते हैं तो वह विविधता से भरा हुआ एक क्या है, देश के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं, किसे, भारत को। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं, इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से यहां पर देखोगे आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, यह सभी क्या है, भारत के अंतर्गत आते हैं और यह क्या है, भारत के ही द्वीप समूह है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारी जो भारत की अगर हम देखें तो विविधता से युक्त है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दिया है, ठीक है, वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जो क्या है, आपको याद रखना है कि भारत की जो जनसंख्या है 2011 के बाद अगर आपने देखी होगी जनगणना, तो उसमें क्या बताया गया था, 121 करोड़ से भी ज्यादा क्या है, भारत की इस समय वर्तमान में क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, जो भारत है वह क्या है, जो जनसंख्या के क्षेत्र में हम क्या है, दूसरे स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, 7वें स्थान पर है। ठीक है, ये मैंने आपको काफी बार बताया, हमेशा करंट अफेयर में बताता रहता हूं जब भी भारत के बारे में जिक्र होता है, जिसमें क्या रहता है, भारत क्या है, 7वें स्थान पर है। कैसे, सब 7वें स्थान पर किस प्रकार से है, तो भारत सबसे पहले देखो आप, अभी हम जनसंख्या की दृष्टि से ही बात करेंगे और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बात करेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बताया था, सबसे पहले आता है रूस, फिर दूसरे पर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, और फिर क्या आता है, ब्राजील, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद क्या जाता है, हमारा भारत। तो ये क्या है, पूरा एक सात का क्या होता है, क्रम होता है। सबसे पहले आपको आसानी से अगर आप मैप देख रहे होगे, वर्ल्ड मैप अगर आपके लिए याद होगा, एक मिनट देखो, मैं हमेशा जब भी पढ़ता हूं तो एटलस हमेशा अपने साथ रखता हूं, ताकि मुझे क्या रहे, पता रहे कि कौन सी जगह क्या है। एक मिनट देखो, मैं आपको दिखाऊं इसमें किस प्रकार से हम क्या है, इनको आसानी से याद कर पाएंगे। देखो, ये है पूरा वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। अब इसमें आप देखोगे कि यहां पर अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो रूस, इसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर आइए आप ब्राजील, ब्राजील के बाद सीधे आप ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या हो गया, भारत।
तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। इसकी क्या है, 7 जो क्या है 7वां स्थान है भारत का। तो वह इस प्रकार से आपको याद रखना है कि भारत क्या है 7वें स्थान पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत से जो ज्यादा जनसंख्या है वह सिर्फ एकमात्र राष्ट्र की है, वह क्या है, चीन की है। तो आपको याद रखना है भारत क्या है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है 7वें स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीज आपने देखी। इसके बाद भारत की स्थिति। ठीक है, भारत की स्थिति जब मैंने आपको क्या है ग्लोब पढ़ाया था, ठीक है, तो ग्लोब में मैंने आपको बताया था कि भारत की स्थिति किस प्रकार से है, भारत की स्थिति का जो वर्णन है वह किस प्रकार से करा गया है। ठीक है, तो ये आपको मैं देखो दोबारा बता रहा हूं। भारत मैंने बताया था कि भारत किस प्रकार से वर्णन है। देखो मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है। मैंने बताया था कि जो बीच में से जो रेखा जाती है उसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो क्या थी 0 डिग्री। ठीक है, क्या थी 0 डिग्री। इससे ऊपर कौन सी जाती है, कर्क रेखा, और नीचे क्या जाती है, मकर रेखा। अगर हम देखें तो ये क्या करता है, 2 पार्टों में डिवाइड करती है। कौन सी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, अर्थात भू को 2 भागों में बांटने वाली, तो भूमध्य रेखा। ठीक है, जो क्या है 0 डिग्री है। इसके बाद इसमें हमने देखा कि इससे ऊपर वाली जो लाइन रहती है 23.5 डिग्री, जिसे हम क्या कह देते हैं, कर्क रेखा। क्या कहा था, कर्क रेखा कहा था। ठीक है, इसके बाद जो नीचे आई थी वह क्या हो गई, मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा ये भी क्या होती है 23.5 डिग्री दक्षिण, और ये क्या होती है उत्तर, ये क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम देखें तो भारत जो है वह क्या मैंने बताया था, एशिया महाद्वीप में उत्तरी गोलार्ध में क्या है स्थित है। आप मैप में देख लीजिए ये क्या है, किस प्रकार से, इस प्रकार से स्थित है, क्योंकि यह एशिया में स्थित है और भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वह कौन सी है, कर्क रेखा है। ठीक है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको भूमध्य रेखा, जब मैंने आपको ग्लोब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है वह क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध हो गया, तो यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 23.5 डिग्री, अर्थात जो कर्क रेखा है वह क्या है, भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। जैसे कि ये है, आप यहां पर देखोगे तो जो भूमध्य रेखा है वह क्या है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है और क्या है, भारत के कई राज्यों को कवर करती है। अब उन राज्यों को भी एक बार देख लेते हैं। देखो कौन कौन से राज्यों को कवर करती है। पहले आप देखो, अगर आप पश्चिम से देखोगे तो भी मैं बता सकता हूं, और अगर आप दक्षिण से देखेंगे तब भी हम यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण से। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये क्या है गुजरात। तो इस प्रकार से ये क्या है, गुजरात और ये राजस्थान, इस राज्यों से होकर गुजरती है। देखो कौन कौन से, एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा क्या छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, सातवां पश्चिम बंगाल, ठीक है, क्या हो गया, ये 6 हो गए, सातवां क्या हो गया त्रिपुरा, और 8वां क्या हो गया मिजोरम। तो इस प्रकार से ये क्या है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका आपको क्रम याद रखना है कि अगर वह क्या है पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछे तब भी आपको बता देना है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछे तब भी आपको क्या है बता देना है। तो इनका क्या है क्रम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। गुजरात के बाद आप देखेंगे राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद आप सीधा आ जाइए पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है 8 राज्य हैं जिनसे यह रेखा जो क्या है भारत की भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। जो भारत का मुख्य भूमि विस्तार, ठीक है, भारत का जो मुख्य भूमि विस्तार है वह कितना है, यहां से अगर हम देखें कन्याकुमारी का जो पॉइंट्स दिए 8.41 डिग्री से लेकर इसका जो विस्तार है वह ऊपर इंदिरा कॉल तक हम देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वह क्या है 37 डिग्री है। कितना है 37 डिग्री 6,
ठीक है, तो ये क्या है, इसका विस्तार है। इस प्रकार से ये क्या है, दक्षिण से लेकर पूर्व की तरफ ये क्या है, जाता है। ठीक है, ये आपको यहां पर देखना है, ये क्या है, अक्षांशों में विस्तार है। पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ देखें तो इसका जो विस्तार है 68, ये यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, और ये यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में इसका जो विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है, इसका विस्तार आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या है, पूरा इस प्रकार से क्या है, भारत का जो विस्तार है वह इन जो अक्षांश और देशांतरों के मध्य क्या है, इसका विस्तार यहां पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो अब कितने सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उनके अकॉर्डिंग। तो देखो, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो कौन से, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आपको याद रखना है कौन से, उत्तरी गोलार्ध में। पहला, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो स्थल में। ठीक है, स्थल में जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, जिसके क्या है, जो अगर हम देखें तो पॉइंट्स क्या है, 8 डिग्री 4 से 4 पर है। अगर उत्तरी यहां पर पूछे कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है, तो जिसके पॉइंट से क्या है, 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप क्या है, याद कर सकते हैं, और मैप के थ्रू आप याद कर लेंगे। अब यहां से पूछा जाता है, कई बार आपको मैं बता दूं कि जैसे आरआरबी, ठीक है, एसएससी और जितने भी पुलिस के कई सारे एग्जामों में पूछा गया है कि भूमध्य रेखा, ठीक है, भारत से किस दिशा में स्थित है। तो आप बताइए भारत से किस दिशा में स्थित है, क्योंकि मैंने बताया जो भूमध्य रेखा है वह कहां है, जो भारत है वह क्या है, कर्क रेखा क्या है, बीच से गुजरती है भारत की। ठीक है, क्योंकि इसके दक्षिण में क्या है, भारत है, इसके क्या है, उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत अवस्थित है। तो भारत के किस तरफ अवस्थित है, तो यह क्या है, दक्षिण दिशा में अवस्थित है। ठीक है, तो यह आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा के पॉइंट्स क्या होते हैं, तो वह क्या होते हैं, 23.5 डिग्री, क्या होते हैं, 23.5 डिग्री होते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये मैंने आपको बताया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर क्या है, गुजरती है। इसके बाद कितने, कई बार पूछ लिया जाता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कौन कौन से, क्वेश्चन उल्टा पूछता है कि किस राज्य से नहीं गुजरती, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इस प्रकार से कई सारे यहां पर क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको क्या होता है, उनके आंसर यहां पर देने पड़ते हैं। तो इसी पेज से अगर हम देखें तो हमने क्या है, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वह क्या है, कवर करें। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है कि क्या है, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री होने के कारण यह 2 छोरों पर स्थित स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर आ जाता है। अगर आप देखेंगे कि जो इसका देशांतरीय विस्तार है वह कितना होगा, लगभग 29 डिग्री का है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो इसका देशांतरीय विस्तार है वह लगभग 29 मिनट का हो जाता है, 29 डिग्री का हो जाता है, जिसके कारण जो इसका समय हो जाता है वह क्या है, लगभग यहां का जो समय होगा और यहां के समय में क्या है, 2 घंटे का क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस तरह की दूरी के दो स्थानों के बीच की दूरी का अंतर लगभग 2 घंटे हो जाता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। कितना होता है, 1 डिग्री अक्षांश का मतलब होता है 4 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से सॉरी तो इस तरह से हम यहां पर देख चुके हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा जाती है, तो भारत के मध्य से आपने देखा कि कौन सी रेखा जाती है, जिससे हमारा क्या है, समय लिया जाता है, तो 82.5 कौन सी जाती है, जो क्या है, इलाहाबाद। देखो यहां पर देखोगे जो क्या है, भारत के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन सी है, 82.5 डिग्री। देखो ये यहां से हो रही होगी और ये ऐसे होते हुए क्या है, नीचे को जा रही होगी।
ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि यह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी आपके लिए क्या है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो कई सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए क्या है यहां पर पूछे जाते हैं। तो कौन सी जाति यहां पर 82.5 डिग्री क्या है जिससे हमारा देश के समय माना जाता है, और कहां से मापा जाता है, तो यह इलाहाबाद से। इलाहाबाद के पास में ही कई जगह बुकों में इलाहाबाद मिलता है, और कई जगह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से क्या है इसका समय जो है क्या है लिया जाता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसमें यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत के स्थल में अगर देखें तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इस तरफ से चलें, ठीक है, या फिर अगर हम पूर्व से चलें तो भी देख सकते हैं। देखो सबसे पहले आप देखेंगे बांग्लादेश, जिसके साथ हम क्या है सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आप म्यांमार ले लीजिए, ठीक है, म्यांमार के ऊपर बढ़ेंगे तो आप चीन, चीन से फिर भूटान, नेपाल, और चीन से क्रॉस करने के बाद आप वैसे हमारी जो रूरल लाइन है वह क्या है अफगानिस्तान से भी लगती है, पर अगर हम देखें क्योंकि ये क्या है पीओके वाला पोर्शन है तो हमारे साथ अफगानिस्तान भी सीमा साझा करता है और पाकिस्तान भी क्या करता है सीमा साझा करता है। तो ये क्या थे स्थलीय जो देश है उनमें हमने यहां पर देखा कि यह स्थल के हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, 6, और एक सातवां क्या हो गया बांग्लादेश, जो क्या है हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो स्थल में हमारे साथ क्या है श्रीलंका, और मालदीव क्या है हमारे साथ, मालदीव जो है वह क्या है सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है जो क्या है बांग्लादेश और क्या है हमारा यहां पर आप देखेंगे पाकिस्तान, यह दोनों ही देश क्या है बांग्लादेश, म्यांमार और क्या है अगर आप देखेंगे तो यह पाकिस्तान, ये क्या करता है हमसे स्थलीय और क्या कर रहा है जलीय दोनों प्रकार की क्या है सीमा साझा करता है। तो कई सारे क्वेश्चन यहां पर हम क्या है कवर कर सकते हैं और कई तरह से हम इस चैप्टर को क्या है देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया देखेंगे जहां पर क्या है इसी से अधिकतर क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन की जो वीडियोस होती हैं वह अधिकतर इसी में से क्या होता है इसी चैप्टर में से रहती है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसमें जो अगली चीज बताई गई है, ठीक है, यह 2 द्वीप समूह के बारे में बताया गया है कि जो हमारे साथ सीमा साझा करता है, पहला मालदीव और श्रीलंका, ये मैंने आपको बता दिया। यहां पर क्या है भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल डमरू मध्य जल संधि पाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है पाक जल संधि। ये लिखा है यहां पर पाक की खाड़ी और पाक जल संधि। यहां पर पूछा जाता है कि पाक की खाड़ी कहां पर स्थित है, किन देशों के मध्य स्थित है, तो आपको याद रखना है जो पाक की खाड़ी है वह कहां स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है किन देशों के मध्य, तो पहला ऑप्शन रहता है भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश। तो कई सारे बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं भारत और उनने सीधे देखा पाक, लगा दो भैया पाकिस्तान के साथ, पर यहां पर ये नहीं है, ये क्या है श्रीलंका के साथ सीमा, ठीक है, श्रीलंका के बीच में पड़ती है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ती है। और अगर हम देखें तो कौन सा राज्य है यहां पर हमारा तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इस प्रकार से हम यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर लिखा है भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों से देश क्या है, इसमें लिखा है 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में। पर दोस्तों मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूटी हैं। ठीक है, क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य कैसे हुए पहले, जैसे कि आप अगर इसमें आगे देखेंगे कि इसमें लिखा है तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को क्या हुआ था, जो तेलंगाना राज्य क्या था 29वें राज्य के रूप में बना। पर दोस्तों आपने अगर देखा होगा, अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो 2019 में क्या हुआ था, जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसे क्या है विखंडित कर धारा 370 को समाप्त कर क्या कर दिया गया था, यहाँ इन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो क्या है केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था।
और इनकी अलग अलग क्या है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभक्त कर दिया था। जिसके बाद क्या हुआ था, ठीक है, यहां तो एक कम हो गया, 28 राज्य हो गया और क्या है 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, अर्थात 9 यूटी हो गए थे उसके बाद, और क्या हो गए थे 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। जिसके बाद दोस्तों 26 जनवरी को देखो यहां पर लिखा है दादर एवं नागर और दमन और दीप, जिसको क्या है, इन दोनों को क्या है, इन दोनों द्वीपों को क्या कर दिया गया, जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे दादर नागर हवेली और दमन एवं दीप, इन दोनों को 26 जनवरी 2020 को क्या है एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कर दिया गया। जिसके बाद क्या हो गया 28 राज्य हो गए और 8 यूटी हो गई। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि किस प्रकार से भारत में कितने राज्य हैं। कई सारे बच्चों से मैंने पूछा कि क्या कितने राज्य हैं, तो वह क्या कहते हैं 29 की जगह उन्हें तो कह दिया 28 राज्य, पर उन्हें यह ध्यान नहीं रहता है क्योंकि वह करंट को फॉलो ही नहीं करते और क्या कह देते हैं, दमन और दीप को सम्मिलित होने के बाद वह सीधे सीधे कह देते हैं 9 यूटी है, ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पर दोस्तों आपको याद रखना है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर लिखा है आंध्र प्रदेश, पहले यह आंध्र प्रदेश का भाग था, ठीक है, तेलंगाना के बारे में बताया गया। दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, दिल्ली जो है वह क्या है भारत की राजधानी के रूप में स्थित है, ठीक है। यहां मुख्यतः राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, और छोटा राज्य देखो यहां पर भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। तो यहां पर आप नोट कर लीजिए सबसे बड़ा राजस्थान और छोटा कौन सा हो गया, गोवा क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अब हम लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो हम बिलोंग करते हैं भैया उत्तर प्रदेश से। तो यहीं पर हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश किससे बिलोंग करता है, तो उत्तर प्रदेश है वह क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब चौथे स्थान पर कैसे है, तो पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र और चौथे पर है हम अर्थात उत्तर प्रदेश। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से हम पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है बिहार। तो इनका क्या है आपको जनसंख्या का जो मैं वीडियो अभी आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें मैंने क्या है पूरी जनसंख्या 2011 की जो जनगणना है उसको क्या है पूरा हम क्या है पूरी डिटेल बात करेंगे कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां की है, ठीक है, केरल इसमें क्यों आगे है, ठीक है, सबसे कम जो पॉपुलेशन रेट है देखें अगर जनसंख्या वृद्धि दर है तो वह किस राज्य की कम है। तो इन तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे वो जो जनसंख्या से रिलेटेड है वह जो ज्योग्राफी का आगे टॉपिक आएगा जनसंख्या, उसमें हम वहां पर कवर करेंगे, ठीक है। तो वह क्या है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद है। भौतिक विभाजन, अगली जो हेडिंग है यहाँ पर भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। पर्वत, पठार, मैदान, तट एवं द्वीप समूह। जैसे कि मैंने बताया कि भारत में आप देखेंगे तो पर्वत में क्या मिलता है, हिमालय, पठारों में आपको मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार, और इसके बाद अगर आप देखेंगे मैदानों में देखो तो भारत का विशाल उत्तरी मैदान आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तट में देखोगे तो यहां पर आप पूर्वी तट देखोगे और यहां पर क्या देखोगे आप पश्चिमी तट देखोगे, ठीक है। इनके अलग अलग नाम देखते हैं, मालाबार तट हो गया, कोंकण तट हो गया, इस प्रकार के जो तट है उन्हें हम आगे जो हमारी जो वीडियो रहेगी उनमें हम करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ठीक है, ये क्या है हमारे द्वीप है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय, ठीक है, संतरी का कार्य करता है, अर्थात जो हिमालय है वह क्या है एक सिपाही का कार्य करता है।
हिमालय का अर्थ यहां पर दिया है हिम प्लस आलय, अर्थात बर्फ का घर। ठीक है, क्या है हिमालय का जो मतलब दिया है यहां पर कि हिमालय को बर्फ का घर कहा जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत को 3 समांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे कि यहां पर आप जब हम माउंटेन को देखेंगे तो हिमालय को हम क्या है 3 श्रेणियों में देखेंगे। पहला क्या होता है हमारा ट्रांस हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर क्या हो जाता है लघु हिमालय। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है बृहद हिमालय, इन 3 श्रेणियों को आगे हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, इसी श्रेणियों में विश्व की सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला, ठीक है, जो सबसे उत्तर में है उसे क्या कह दिया जाता है बृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसी में क्या है सबसे ऊंचे जो शिखर है वह स्थित है। इसके बाद फिर मध्य हिमालय या हिमाद्री, ठीक है, मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से क्या है हमने हिमालय को विभाजित कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे दक्षिणतम है इसे क्या कहा गया है शिवालिक श्रेणियां कहा गया है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी क्या है मैदान है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है पूरा हिमालय है। ठीक है, इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि यह क्या है भारत का, एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूं। देखो ये है, यहां पर आप देखिए कि ये है फिजिकल मैप। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप कहलाता है और ये क्या होता है फिजिकल मैप। इस फिजिकल मैप में अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो आपको ये भूरे कलर में दिख रहा है तो ये क्या होता है, ठीक है, ये देखो ये है यहां पर पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद जो ये दिख रहा है यहां पर, ठीक है, गंगा का मैदान। ठीक है, ये आपको देखोगे सिंधु नदी का मैदान। ठीक है, तो ये जो नदियां होती हैं वह क्या है अपने साथ जो क्या है अवसाद लेकर आती हैं वह क्या है मैदानी क्षेत्र में निक्षेपित कर देती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो नदियां जो पहाड़ों से मिट्टी काट कर जो लाती हैं उनके निक्षेपण से क्या है विशाल मैदान का क्या है इन्होंने कई हजारों वर्षों में क्या है निक्षेपण करने के बाद विशाल मैदान का क्या करती है यह निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आप यहां पर देखेंगे मैदान समतल एवं सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ोर मृदा के कारण बनी है, जड़ोर मिट्टी के निक्षेपण के कारण बने हैं। नदियों ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि क्या है प्रदान करती हैं। जो नदियां हैं जो क्या है जैसे कि आप यहां पर देखेंगे सिंधु नदी जाती है जो क्या है ये सिंधु नदी का मैदान हो गया, ये क्या हो गया गंगा नदी का मैदान हो गया। यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान हो गया। तो ये जो नदियों का मैदान है ये जड़ों निक्षेपण करती है जिससे क्या है कृषि के लिए एक उपजाऊ भूमि हमें क्या होती है प्राप्त होती है। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जो जनसंख्या कहां पाई जाती है पर्वतों पर, पठारों पर, मैदानों पर, द्वीप समूह पर। तो कहां पर पाई जाती है मैदानों में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल महामरुस्थल स्थित है। भारत को जो अगर हम पश्चिमी भाग देखें जिसे हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो यहां पर क्या है महामरुस्थल। कौन सा भारत में कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है तो कौन सा थार रेगिस्तान यहां पर क्या है पाया जाता है। अब यहां पे आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि सहारा रेगिस्तान जो है वह कौन से, ठीक है, महाद्वीप में पाया जाता है। इतना टफ नहीं दूंगा कि कौन से देश में पाया जाता है, मैं यहां पर सिर्फ ये कह रहा हूं कौन से महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, तो यह आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो यह आपके लिए क्वेश्चन है। यह शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगर आपने रेगिस्तान में देखा होगा, अगर आप कभी भी राजस्थान की साइड गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है कि वहां पर क्या होते हैं कटीले जो आपके लिए देखने को मिलेंगे जैसे कि कैक्टस वगैरह हो गए। इस तरह की जो कटीली जो झाड़ियां होती हैं वह आपको कहां देखने के लिए मिलती हैं राजस्थान वाली साइड में आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो क्या होता है काफी शुष्क होता है, गर्म क्षेत्र रहता है। वहां पर ये जो वनस्पतियों की मात्रा रहती है वह क्या होती है काफी कम वहां पर देखने के लिए मिलती है। उत्तरी मैदानों में के दक्षिण में
प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। इसके क्या है, ये अगर ये क्या है उत्तरी मैदान हो गए, इसके अगर हम दक्षिण में देखें तो ये क्या हो गया पूरा, यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या है प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये क्या है, ये जो आकृति लगभग क्या है त्रिभुजाकार बनती है, ठीक है। किस प्रकार से बनती है, त्रिभुजाकार होती है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं तथा घाटियां। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है, ठीक है। इसके क्या है उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में क्या देखते हैं यहाँ पर हम अरावली, ठीक है। क्या है अरावली पर्वत स्थित है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। तो अरावली को यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है जिसका आपको आंसर देना है कि अरावली कितने राज्यों से, अरावली जो पर्वत है उसका कितने राज्यों में विस्तार है, ठीक है। तो कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में। पहला यह क्या है गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है, ठीक है। रायसीना जो हिल्स है वहां तक क्या है इसका विस्तार देखने को मिलता है, किसका, अरावली का। पहले आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान और फिर क्या है हरियाणा होते हुए दिल्ली तक, दिल्ली के रायसीना हिल्स तक इसका क्या है हमें विस्तार देखने के लिए मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वह कितने राज्यों में फैली हुई है, तो 4 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। यह आपको याद रखना है। कभी मैं लास्ट बार जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने वहां पर पूछा कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वह कितने राज्यों में फैली हुई है, तो बच्चे ने कहा सिर्फ सर 1 राज्यों में, किसी ने कहा 2 राज्यों में। पर भैया जब आप मैप देखोगे तो आप देखोगे कि यहां से ये क्या है गुजरात से लेकर क्या है दिल्ली तक जाती है। इसके बीच में आप अंदाजा लगा लो, क्योंकि दिल्ली क्या है 3 तरफ से, तो क्या है अगर आप देखोगे तो हरियाणा से इधर है और इधर से क्या है, यह क्या है इधर से हो गई, ये हो गया इसका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जिसके कारण अगर ये जाएगी तो क्या है हरियाणा से होकर भी जाएगी, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 4 राज्यों में क्या है अरावली पर्वत का क्या है विस्तार है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, क्या है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में सम्मिलित है, ठीक है। यह आपको याद रखना है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अगर आप क्या है फिजिकल मैप लेके बैठे हो तो आपको लिए पता चल जाएगा कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है विंध्याचल है, ये क्या है विंध्याचल श्रृंखला है। और उसके नीचे आप देखेंगे कि सतपुड़ा, कौन सी है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वह क्या है उसके नीचे अवस्थित है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि क्या है यह क्या है इंपॉर्टेंट है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहती हैं। कौन सी, इनसे कौन कौन सी नदियां बहती हैं, नर्मदा और तापी जो है वह क्या है इन्हीं जो पहाड़ियां हैं इनके मध्य से होकर क्या है बहती हैं। कौन कौन सी, नर्मदा और तापी, जो क्या है अरब सागर में गिरने वाली नदियों में क्या है सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा एवं तापी नदियां जो हैं वह अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, जिसे या सह्याद्री कहा जाता है, जो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसे क्या कहा जाता है, इस पोर्शन को सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सह्याद्री, ठीक है। इसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से भी क्या है जाने जाता है। और पूर्व में ये क्या हो गया, ठीक है, ईस्टर्न घाट, ठीक है, जिसे क्या है पूर्वी घाट के नाम से भी क्या है जाना जाता है, ठीक है। बीच बीच में टूटा हुआ सा है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है, ठीक है। जो यह पठार आप देखेंगे कि यह जो क्या है प्रायद्वीपीय भारत क्या है पठारों से युक्त है। इनमें क्या है जो अगर हम देखें तो कोयला और लौह अयस्क जो है वह यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो खनिज की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्योंकि जब हम खनिज को देखेंगे तो वहां पर ये क्या हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये क्या रहता है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से निकलते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा लोहा का से निकलता है, कोयला कहां से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वह हम क्या है खनिज के टॉपिक में देखेंगे। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में
तटीय मैदान स्थित है। देखो ये क्या है, पश्चिमी घाट, जैसे ये पश्चिमी घाट है, इसके पश्चिम में क्या है, ये पश्चिमी मैदान हो गया, ये है पूर्वी मैदान, तो इसके क्या है, यहां पर पूर्वी तट है। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी ये तट है, इसके क्या हो गया, यहां पर आप क्या है, मैदान को यहां पर देखेंगे, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। जो ये क्या है, पूर्वी जो तटीय मैदान है वह क्या है, अपेक्षाकृत काफी क्या है, चौड़े हैं। यहां पूर्व की ओर बहती हुई नदियां, कई सारी नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बंगाल की खाड़ियों में गिरने वाली नदियां। अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर क्या है, काफी नदियां मिलती हैं, जैसे गंगा तो ऊपर है, ठीक है, महानदी आप देखेंगे कि महानदी ये क्या है, उड़ीसा से होते हुए नीचे गिरेगी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी जो नदियां हैं वह क्या है, बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। बस क्या है, नर्मदा और तापी नदियों को छोड़कर ये क्या है, नीचे क्या है, नर्मदा और तापी जो नदियां हैं वह क्या है, अरब सागर में गिरती है। बाकी जो अधिकतर नदियां हैं वह क्या है, इस तरफ, अर्थात किस तरफ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे कि गंगा नदी जो है वह क्या अपने मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, उसी प्रकार से ये क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ नर्मदा और तापी जो नदियां हैं वह क्या है, अपने मुहाने पर ये क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब ये एस्चुरी क्या होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, एस्चुरी वह होता है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एनसीईआरटी का मतलब ये होता है कि आप क्या उसके रिलेट करके चलें, ये नहीं कि आपने जो पढ़ा बस वही 2 अक्षर पढ़ लिए, बस वही एनसीईआरटी हो गया। अब हमने देखा नर्मदा नदी आई, तो नर्मदा नदी को आप क्या है, मैप में देखो, ठीक है, गोदावरी आई, कृष्णा आई, कावेरी आई, कौन कौन सी नदी कहां पर स्थित है और किस राज्यों से होकर गुजरती है, कैसे जा रही है, तो ये सारे पूरे क्या है, आपको टॉपिक्स को यहां पर देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिए क्या है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो एस्चुरी की बात करें तो एस्चुरी क्या होता है, देखो डेल्टा का मतलब होता है नदी आई, ठीक है, अपने साथ जो क्या है, प्रवाह लाई, जो भी चीज लेके आई वह क्या है, नदी समुद्र से पहले क्या है, लेके आई और उसने समुद्र से पहले छोड़ते हुए क्या है, कई टुकड़ों में होती हुई ऐसे डेल्टा बनाते हुए, ठीक है, चली गई, किसमें, समुद्र में मिल गई आखिर में जाके। पर एस्चुरी का मतलब क्या होता है, नदी का प्रवाह इतना तेज होता है कि नदी आते ही सीधे क्या हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है, उसे क्या कह दिया जाता है, एस्चुरी कहा जाता है। ठीक है, नदी अपने साथ जो अवसाद लेकर आती है, जितना भी जो इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो डेल्टा का निर्माण होता है वह क्या अपने साथ अवसाद लाती है, और यहां पर जो क्या हो जाता है, इसका जो प्रभाव हो जाता है समुद्र तट पर आते आते वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वह क्या है, अपना जो क्या है, जो अपने साथ अवसाद लाई होती है उसका क्या कर देती है, निक्षेपण, अर्थात उन्हें वहीं पर छोड़ के आगे समुद्र में मिल जाती है। पर एस्चुरी में क्या होता है, इतना तेज प्रवाह होता है कि नदी इतनी तेज आती है कि वह तुरंत ही जाके क्या हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है, जिसके कारण वह क्या है, अपने अवसाद का निक्षेपण नहीं कर पाती, और इसी को हम क्या कह देते हैं, एस्चुरी। ठीक है, इसे क्या कह देते हैं, एस्चुरी और डेल्टा। ये समझ में आ गया, एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, ये दोनों चीजें भी क्या होनी चाहिए, आपके लिए क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र पर कौन सा डेल्टा बताया अभी मैंने, सुंदरवन डेल्टा स्थित है, ये मैंने आपको बताया। ये जैसे कि यहां से आप देखेंगे गंगा नदी आई और यहां से क्या आई, ब्रह्मपुत्र, यह बांग्लादेश और क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, यहां पर बनता है। ठीक है, भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप अरब सागर में है, ठीक है, यहां पर मैंने बताया था कौन सा था, ये लक्षद्वीप था जो अरब सागर में स्थित है। वहीं बंगाल की खाड़ी में अगर देखोगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यह क्या है, इसके 2 द्वीप समूह स्थित हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। जो लक्षद्वीप है वह केरल का जो तट है यहां से कुछ ही किलोमीटरों की दूरी पर है। अंडमान निकोबार भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के दक्षिण और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यही बात मैंने आपको बताई। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इस चैप्टर में यहां पर ये चीजें बताई गई कि भारत का इंट्रोडक्शन किस प्रकार से दिया, हमने देखा कि भारत किस प्रकार से था, भारत के क्या
अक्षांश थे, भारत का क्या कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा जाती है, 82.5 डिग्री कौन से जाती है, समय कहां से लिया जाता है। तो इस तरह से हमें क्या है पूरा डीप नॉलेज लेते हुए चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या है यहाँ पर देखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।